बच्चों अपन एक नई इकाई लेके आए हैं आपके सामने। प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्य की सेकंड पार्ट है। उसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके लगभग 140 क्वेश्चन, ये 5 नंबर की इकाई है बोर्ड के अंदर। तो अपन क्या एक एक क्वेश्चन को करते जाएंगे और आंसर भी देते जाएंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी के 3 यूनिट्स है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पादप वृद्धि। तो अपन जो इकाई पढ़ रहे हैं उसका नाम है पादप कार्य की। अगर आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से याद है, पहला चैप्टर तो है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन और तीसरा है, पहला प्रकाश संश्लेषण है, दूसरा श्वसन है और तीसरा है पादप वृद्धि। इसमें हार्मोन है, 5 हार्मोन है वो है। तो अपन क्या करेंगे, तीनों चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे से याद है तो आप आंसर दे दोगे, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो अपन इसके साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई क्या है आपकी स्थिति, वो भी आपको पता चल जाएगी। अपन क्वेश्चन करते जाएंगे 1 बाय 1। साइटोक्रोम में कौन सी धातु होती है? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, साइटोक्रोम में कौन सी धातु होती है? जो साइटोक्रोम है उसमें कौन सी धातु होती है? बच्चों आंसर बताओ क्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो अपने पास उत्तर है लोहा। कौन सी धातु होती है? साइटोक्रोम में लोहा धातु होती है, ध्यान रखना है अपने को। दूसरा है क्रेंच प्रकार की आकार की कौन से पर्ण में पाई जाती हैं? जो क्रेंच है वो एक जर्मन शब्द है, क्रेंच का मतलब होता है माला। क्रेंच प्रकार की आकार की कौन से पर्ण में पाई जाती हैं? कौन से पादपों में पाई जाती हैं? तो आपके पास ऑप्शन होता है C3, C4। तो अपने को C4 राइट करना है। C4 पादपों में क्रेंच प्रकार की आकार की होती हैं। क्रेंच प्रकार की आकार की में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक का नाम होता है मेसोफिल कोशिका, पर्णमध्युत कोशिका, और दूसरी होती है जिसका नाम होता है बंडल सी सेल, यानी कि आपको बताना है पुल आच्छादित कोशिका, बंडल सी सेल। 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो क्रेंच प्रकार की आकार की हर कोई पादप नहीं होती है। कुछ पौधे हैं जैसे गन्ना है, मक्का है, अमरंथस है, यूफोर्बिया है, इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता भी कौन से पादपों में पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता, क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता भी कौन से पादपों में पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता मतलब 2 तरह का क्लोरोप्लास्ट। तो 2 तरह की कोशिका होती है C4 में, पर्णमध्योतक और पुल आच्छद। पर्णमध्योतक और क्या है, पुल आच्छद है। पर्णमध्योतक कोशिका है उसके अंदर हरितलव छोटा, ग्रेना बहुत ज्यादा विकसित। पुल आच्छद में हरितलव बड़ा, ग्रेना अविकसित या अनुपस्थित, सिर्फ स्ट्रोमा पटली का। तो अंतर हो गया कि हरितलव छोटा, ग्रेना अधिक विकसित, हरितलव बड़ा, ग्रेना अनुपस्थित। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता कौन से पादपों में होती है? उत्तर होगा C4 पादपों में। किसमें होगी? C4 पादपों में। अगला सवाल है C3 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है? अगर आपको प्रकाश संश्लेषण याद है तब आप उत्तर दे पाओगे। C3 पादपों में, C3 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही, प्रथम CO2 ग्राही, प्रथम CO2 ग्राही C3 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही होता है RUBP, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, ये प्रथम CO2 ग्राही होता है। सवाल आता है 4 नंबर का, 2 नंबर का सवाल आता है C3 और C4 पादप में अंतर बताओ, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अगला सवाल है प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया बहुत बार आ रखा है एग्जाम के अंदर, प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? अपन उत्तर लिख देते हैं हरित लवक में। हरित लवक में कहां? हरित लवक में कहां? हरित लवक के ग्रेना में। कहां होती है? हरित लवक के ग्रेना में। फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? तो आपका उत्तर होगा हरित लवक के स्ट्रोमा में। कहां होगी? स्ट्रोमा में। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सीधे पुटअप होते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? बच्चा तुरंत बता देता है हरित लवक के ग्रेना भाग में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं अपने। अपन क्या करेंगे, 10-10 सवाल का वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि आप लोग वीडियो छोटा देख लो फिर नेक्स्ट वीडियो देख लो।
नहीं तो बड़ा क्या होता है, 1.5 घंटे का 1-1 घंटे का वीडियो क्या होता है, बच्चे देख के बोर हो जाते हैं। मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 10 सवाल का, 6 सवाल हो गए हैं। अगला सवाल है, जीव द्रव्य श्वसन में आधारी पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य श्वसन में आधारी पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य श्वसन में आधारी पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य श्वसन में आधारी पदार्थ है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। जीव द्रव्य श्वसन में आधारी पदार्थ प्रोटीन है। इसमें ऑप्शन होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो अपने बताना है प्रोटीन है। अगला सवाल आपके सामने फिर है, ग्लूकोज, ये श्वसन गुणांक की परिभाषा पूछ रहा है। श्वसन गुणांक की परिभाषा, श्वसन गुणांक की परिभाषा, श्वसन गुणांक को कहते हैं आरक्यू। क्या कहते हैं? आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्विटेंट, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, आप लोगों को आती होगी बच्चों, बताओ क्या परिभाषा है? मैं बताता हूं, देखो ये एक निश्चित भार वाला उत्तक है। क्या है? ये निश्चित भार वाला उत्तक है। क्या है? निश्चित भार वाले उत्तक द्वारा निश्चित समय में निष्कासित की गई CO2, निष्कासित की गई CO2 और ग्रहण की गई O2। ग्रहण, श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस मुक्त करता है? CO2। तो निष्कासित की गई CO2, निष्कासित की गई CO2 का आयतन, निष्कासित की गई CO2 का आयतन, निष्कासित की गई CO2 का आयतन और ग्रहण की गई O2 का आयतन, ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो निष्कासित की गई CO2 और ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। अगला सवाल है, श्वसन गुणांक का मापन कौन से उपकरण से किया जाता है? श्वसन गुणांक का मापन कौन से उपकरण से करते हैं? तो उत्तर होगा गैनांग श्वसन मापी, गैनांग श्वसन मापी, गैनांग श्वसन मापी। गैनांग श्वसन मापी में कौन सी धातु भरी जाती है? अगला क्वेश्चन है, गैनांग श्वसन मापी में कौन सी धातु भरी होती है? तो इसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? मरकरी। अगला सवाल है, इसमें मरकरी क्यों भरी होती है? इसमें पारा क्यों भरा होता है? क्योंकि पारे CO2 अविलय होती है। पारे के अंदर क्या होती है? CO2 अविलय होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। 15 क्वेश्चन कर लेते बच्चों, वीडियो छोटा बहुत बन जाएगा। 15 क्वेश्चन तो आप झेल पाओगे आराम से और उत्तर भी दे पा रहे हो मेरे हिसाब से। जीव द्रव्य श्वसन का आधारी पदार्थ क्या है? प्रोटीन। श्वसन गुणांक की परिभाषा, निश्चित भार वाले उत्तक द्वारा निश्चित समय में निष्कासित की गई CO2 का आयतन और ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक का मापन गैनांग श्वसन मापी, गैनांग श्वसन मापी। श्वसन गुणांक है, उपकरण है, उसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा होता है? कौन सी धातु भरी होती है? पारा। पारा है उसमें CO2 अविलय होती है, इसलिए पारा भरा होता है। ठीक है, तो ये अपने सवाल हो गए छोटे छोटे, 10 सवाल हो गए। आगे सवाल अपन पढ़ते हैं, 15 सवाल कर लेते हैं। क्या है? छोटा वीडियो बहुत ज्यादा छोटा पड़ जाएगा। अगला सवाल है, अवायवीय श्वसन का श्वसन गुणांक कितना होता है? अवायवीय श्वसन का, अवायवीय श्वसन का श्वसन गुणांक कितना होता है? अवायवीय श्वसन का श्वसन गुणांक कितना होता है? बताओ बच्चों, कितना होता है? अवायवीय श्वसन का श्वसन गुणांक कितना होता है? पहला है अनंत, दूसरा है 1.33, चौथा है अपने 0। तो आप बताओ क्या होगा? बताओ बच्चों, चारों में से क्या उत्तर भरोगे आप लोग? मैं बताता हूं, देखो C6H12O6 बनेगा CO2 प्लस एथिल अल्कोहल प्लस ऊर्जा 2 ATP। ठीक है, तो निष्कासित की गई CO2 कितनी है? 2 है। ग्रहण की गई O2 कितनी है? 0 है, क्योंकि अवायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं की जाती है। तो ऑक्सीजन का आयतन कितना आया? 0। कितना आया? अब 2 है, इसमें 0 का भाग 2, कितना उत्तर आएगा? कमेंट बॉक्स में लिखो, लिखो बच्चों। आपको अगर ये पहाड़ा आता है तो आप उत्तर लिख दोगे। आपने 0 का पहाड़ा बोलना, आपको 2 कब आएगा? 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0 और अनंत बार बोलोगे तब 0 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका उत्तर होगा अवायवीय श्वसन का श्वसन गुणांक होता है अनंत। कितना होता है? इंफिनिटिव। सवाल आगे, अनंत क्यों होता है? क्यों होता है अनंत? तो आप उत्तर बताओगे। क्यों का उत्तर है ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन क्या है? 0 है। ऑक्सीजन क्या है? 0 है। ऑक्सीजन ग्रहण नहीं की जाती है। अवायवीय श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन ग्रहण नहीं की जाती है। अब ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के बनने से, ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा,
जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो बनने वाले अंतिम उत्पाद के नाम C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। तो उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो अंतिम उत्पाद होगा CO2 और जल, और यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण होता तो उत्तर होता CO2 और एथिल अल्कोहल। क्या होता? CO2 एथिल अल्कोहल। या अपूर्ण लिखा होता, अपूर्ण ऑक्सीकरण पर अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद। तो आपको पता होना चाहिए CO2 और H2O तो है पूर्ण ऑक्सीकरण पर, अपूर्ण ऑक्सीकरण पर CO2 और एथिल अल्कोहल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताएंगे। अपन प्लांट फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अपन ने 13 क्वेश्चन कर लिए थे, 14वां क्वेश्चन करते हैं अपन आगे। आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आलू के कंद के अंकुरण को रोकने के लिए, आलू के कंद, आलू का जो कंद है, आलू का जो कंद होता है, ये तने का रूपांतरण है आलू, आलू को कहते हैं कंद। आलू के कंद के अंकुरण को रोकने के लिए, के अंकुरण को रोकने के लिए, को रोकने के लिए संश्लेषित हार्मोन का नाम बताओ। कौन सा पादप हार्मोन है जो आलू के कंद के अंकुरण को रोकने के काम आता है? मैं ऑप्शन बताता हूं आपको। पहला ऑप्शन है ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा है जिसका नाम है ABA, एब्सिसिक एसिड। बताओ बच्चों क्या होगा? क्या होगा बताओ? आप लोगों को उत्तर बताना है ऑक्सीन। क्या बताना है? ऑक्सीन। ऑक्सीन का उपयोग होता है आलू में कंद के अंकुरण को रोकने के लिए। आपको समझाता हूं कैसे। ये आलू है, आलू की खेती साल में एक बार की जाती है और आलू पूरे साल भर खाए जाते हैं। आलू आप लेके आए, आलू को आपने रखा, आलू है, आलू में छोटी छोटी हरे रंग की ऐसी कलिकाएं निकल गई, आलू में हरे रंग की छोटी छोटी कलिकाएं निकल गई। इन कलिकाओं को कहते हैं कक्षस्थ कलिका। क्या कहते हैं? कक्षस्थ कलिका, या इनको कहते हैं आंखें। ये भी सवाल आ रखा है। आलू में छोटी छोटी हरे रंग की जो आंखें निकलती है, उन आंखों को कौन सी कलिका कहते हैं? कक्षस्थ कलिका। आलू में ये कलिकाएं निकलते ही आलू का स्वाद बदल जाता है, आलू का रंग बदल जाता है, आलू का आकार बदल जाता है, आलू ऐसा पिचपिचा टाइप का हो जाता है, आलू का रंग बदल जाता है, आलू का स्वाद बदल जाता है, आलू मीठे हो जाते हैं। आपने सब्जी खाई होगी, आलू मीठी सब्जी खाई होगी आलू की, तो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, इस कारण आलू की सब्जी मीठी हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं? इसके ऊपर अपन छिड़काव करते हैं नेप्थलीन एसिटिक एसिड का। तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड, या जिसको कहते हैं ऑक्सीन, ये छिड़काव करते ही आलू 3 वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक आलू को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आलू के अंदर प्रसुप्त उत्पन्न करने के लिए, आलू में अंकुरण रोकने के लिए, अंकुरण रोकने का मतलब है प्रसुप्ता उत्पन्न करना, प्रसुप्त अवस्था उत्पन्न करना। तो आलू में अंकुरण रोकने के लिए अपन क्या करेंगे? आलू में अंकुरण रोकने के लिए अपन ऑक्सीन का छिड़काव करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे? छिड़काव ऑक्सीन का किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। मानव मूत्र से पृथक किए गए हार्मोन का नाम, मानव मूत्र से पृथक किए गए हार्मोन का नाम बताओ। मानव मूत्र से पृथक किए गए हार्मोन का नाम, कौन सा हार्मोन है जो मानव मूत्र से पृथक किया गया? उत्तर है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन है। ये प्रथम हार्मोन है जिसकी खोज की गई थी। अगला सवाल है, पर्णहरित अणु के मध्य में कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित अणु के मध्य में कौन सी धातु पाई जाती है? पर्णहरित के मध्य में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पढ़ी थी अपन ने? लोहा। कौन सी पढ़ी थी? लोहा। ये दो सवाल ध्यान रखना। पर्णहरित के मध्य में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, 140 क्वेश्चन के आसपास है। आप लोग मेरे हिसाब से आप लोगों को उत्तर आ रहे होंगे। काफी कुछ बच्चे तो सॉल्व कर लेंगे और कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप ये वीडियो देखें और उत्तर भी साथ साथ में आपको मिलते जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की इकाई का नाम बताओ। प्रकाश संश्लेषण की इकाई का नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई का नाम बताओ। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है?
प्रकाश संश्लेषण की इकाई का नाम होता है क्वांटोसोम। क्या होता है? क्वांटोसोम। क्या है? क्वांटोसोम। ये क्वांटोसोम है। इस क्वांटोसोम में 200 से 230 पर्णरहित के अणु होते हैं, एक अभिक्रिया केंद्र होता है और 50 कैरोटीनॉइड के अणु होते हैं। ये इस तरह से कैरोटीनॉइड के अणु, ये पर्णरहित और ये अभिक्रिया केंद्र, इन तीनों के मिलने से बनता है क्वांटोसोम। क्या होता है? क्वांटोसोम। अभिक्रिया केंद्र हो सकता है फोटोसिस्टम फर्स्ट में 700 और फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर 680। क्या होता है? 680। तो क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। सवाल आ गया, क्वांटोसोम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अगला सवाल है, C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद। C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद। C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद। इस प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। इस प्रश्न के अंदर ही उत्तर है C4, मतलब 4 कार्बन वाला होगा। कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला उत्पाद होगा। उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसने प्रश्न बनाया, उसने उत्तर दे दिया। C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद, तो C4 चक्र का मतलब है जिसमें 4 कार्बन हो, ऐसा आपको नाम याद रखना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, C3 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद। C3 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद। C3 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद, तो आपको नाम बताना है। C3 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला सवाल है, C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही। C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही। C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही, तो इसमें है पेप। क्या है? पेप, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। अगला सवाल है, C3 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही। C3 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही। C3 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही, उत्तर है RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये अपने दो छोटे छोटे सवाल हो गए। तो पहला सवाल आ गया, प्रकाश संश्लेषण की इकाई का नाम क्वांटोसोम। C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद, C4 मतलब 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर C3 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद, C3 का मतलब 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही पेप। C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही RUBP। ये ध्यान रखना अपने को। अपन 15 क्वेश्चन के छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ताकि क्या है कि आप लोग वीडियो देखो और उत्तर दे दो। आपके पास छोटा वीडियो होगा तो आप आराम से देखोगे, नहीं तो बड़ा वीडियो में आप बोर हो जाते हो देखते देखते कि यार कितने प्रश्न है, क्या उत्तर होगा, और इतने उत्तर भी आपको आते नहीं, आप भूल भी गए होंगे थोड़े काफी कुछ, और तुरंत उत्तर याद आना भी पॉसिबल होता नहीं है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की तरंगदैर्ध्य का मान कितना होता है? प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की तरंगदैर्ध्य का मान, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का मान क्या होता है? तो आपको बताना है 300 से 700 नैनोमीटर। कितना? 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, उत्तर होगा 400 से 700 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, PAR का पूरा नाम, PAR का पूरा नाम होता है प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। इसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक, या PHOTO, फोटोसिंथेसिस। एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन ये नाम पूछा जाता है। PAR का पूरा नाम बताओ। अगला सवाल है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर किस प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर किस प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर किस प्रकाश में होती है? उत्तर है लाल। और प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम दर किस प्रकाश में होती है? हरे में। किस में होती है? हरे में। ये उत्तर हो गए दो।
अब है सवाल, आप लोग इस उत्तर देना, मैं आपको ऑप्शन दूंगा। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत, ये सवाल आ रखा है एग्जाम के अंदर। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत, प्रकाश संश्लेषण मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है जल। दोनों में से ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से होती है या जल से होती है ऑक्सीजन? अभिक्रिया याद होगी, CO2 प्लस H2O क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस क्या बनता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इससे आती है या इससे आती है? बताओ बच्चों, ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या जल है? बताओ बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, CO2 या जल। लिखो लिखो जल्दी, उत्तर होगा इसका जल। क्या होगा? जल। रूबेन और कोमेन नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। उन्होंने यहाँ पर 18 ऑक्सीजन आइसोटोप लिया, क्या मुक्त हुई? 18 ऑक्सीजन। फिर यहाँ 16 आइसोटोप लिया, क्या मुक्त हुई? 16 ऑक्सीजन, 16 आइसोटोप वाली ऑक्सीजन। तो पता चल गया ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो जल होता है। ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल। ये ध्यान रखना अपने को। कैसे लग रहे हैं बच्चों सवाल? अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? आ रहे हैं उत्तर या नहीं आ रहे हैं? एक दो तो आ ही रहे होंगे। अगला सवाल है, कैरोटीन पौधों को बचाता है। कैरोटीन पौधों को बचाता है कैसे? प्रकाश ऑक्सीकरण रोककर कैरोटीन पौधों को बचाता है। कैरोटीन पौधों को बचाता है, तो आपको बताना है प्रकाश ऑक्सीकरण रोककर। प्रकाश ऑक्सीकरण रोककर, जो प्रकाश ऑक्सीकरण क्रिया है उसको रोककर, प्रकाश ऑक्सीकरण क्रिया को रोककर। ठीक है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण है अगला सवाल है, कोशिका में सर्वात्रिक ऊर्जा मुद्रा। ये सवाल आप आराम से बता दोगे। कोशिका में सर्वात्रिक ऊर्जा मुद्रा, कोशिका में सर्वात्रिक ऊर्जा मुद्रा, यूनिवर्सल करेंसी, कोशिका में सर्वात्रिक ऊर्जा मुद्रा ATP। क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। अगला सवाल है, केल्विन चक्र कहाँ होता है? केल्विन चक्र हरितलवक के कौन से भाग में होता है? केल्विन बेंसन चक्र, केल्विन बेंसन चक्र। ये केल्विन बेंसन चक्र होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। कैसी होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। कहाँ होती है हरितलवक के? बताओ बताओ, ये कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। किसके स्ट्रोमा में? हरितलवक के स्ट्रोमा में। किसमें होती है? हरितलवक के स्ट्रोमा में। ये हरितलवक है, इसका ये भाग ग्रेना है और ये भाग क्या है? स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। पेंटोज फास्फेट पथवे में ग्लूकोज के एक अणु को ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं? पेंटोज फास्फेट पथवे में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से, पेंटोज फास्फेट पथवे में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं? ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं? कितने ATP बनते हैं? पहला ऑप्शन है 6 ATP, दूसरा ऑप्शन है 8 ATP, तीसरा ऑप्शन है 36 ATP, चौथा ऑप्शन है 38 ATP। बताओ बच्चों कितने ATP बनते हैं? ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण पेंटोज फास्फेट पथवे से कितने ATP बनते हैं? 36 ATP। कितने बनते हैं? 36 ATP। PPP पेंटोज फास्फेट पथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथवे कहाँ होता है? कोशिका में कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो उत्तर है कोशिका दारू में। कहाँ होता है? कोशिका दारू में। कहाँ होता है? कोशिका दारू में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है ये। अगला सवाल है, क्रेंज आकार की कौन से पौधों में होती है? क्रेंज आकार की कौन से पादपों में पाई जाती है? क्रेंज आकार की कौन से पादपों में पाई जाती है? तो आपको बताना है C4 पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? C4 पौधों में पाई जाती हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का क्या होता है? अपचयन या ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 व जल का क्या होता है? CO2 और जल का क्या होता है? तो अपन को बताना है CO2 है, उस CO2 का क्या होगा?
CO2 में से ऑक्सीजन CO2 है वो बदल जाएगी C6H12O6 में, और जल है वो उसमें इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जल का तो आपको बताना है, जल का क्या होगा, जल का आपको बताना ऑक्सीकरण होगा। जल का क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और CO2 का क्या होगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। यानी ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन है और जल है, इसमें से ऑक्सीजन है वो जुड़ रही है तो अपन कह रहे हैं ऑक्सीकरण, और CO2 का अपचयन हो रहा है और भोजन बन रहा है तो CO2 का क्या होगा, अपचयन होगा, और जल का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड है, उसका अभिक्रिया केंद्र क्या होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड का अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, इसका होता है 700, इसका होता है 680। क्या होता है, अभिक्रिया केंद्र का नाम बताओ। प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है और फोटो सिस्टम सेकंड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है और फोटो सिस्टम सेकंड है, उसमें अभिक्रिया केंद्र का नाम पूछा है, अभिक्रिया केंद्र का नाम पूछा है, तो अभिक्रिया केंद्र का नाम बताना है 700 और 680। फिर अगला सवाल आपको बताते हैं क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय श्वसन कौन से पादपों में होता है। प्रकाशीय श्वसन कौन से पादपों में होता है, C3 में या C4 में। प्रकाशीय श्वसन कौन से पादपों में होता है, तो आपको बताना है केवल C3 पादपों में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, C3 पौधों में प्रकाशीय श्वसन पाया जाता है। प्रकाशीय श्वसन कौन से पौधों में होता है, C3 पौधों में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रकाशीय श्वसन केवल C3 पादपों में ही होता है। C4 में प्रकाशीय श्वसन का अभाव होता है। प्रकाशीय श्वसन का क्या होता है, अभाव होता है, ये ध्यान रखना मेन। इसके कारण उत्पादन किस में ज्यादा होगा, उत्पादन आपको बताना है C4 में ज्यादा होगा। उत्पादन किस में ज्यादा होगा, C4 में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अपने छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं, ये छोटे छोटे सवाल आप लोगों को आ रहे होंगे, आप लोग याद करते जाओ और लिखते जाओ, आपको पूरी यूनिट से वो रिवाइज हो जाएगी। अगला सवाल थोड़ा भारी है। ऐसे स्वपोषी जीव का नाम बताइए जिसमें हरित लवण अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन है अगला, ऐसे स्वपोषी जीव का नाम बताइए। ऐसे स्वपोषी जीव का नाम बताइए। ऐसे स्वपोषी जीव का नाम बताइए जिसमें हरित लवण अनुपस्थित होता है। जिसमें हरित लवण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उत्तर है साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ये स्वपोषित होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हरित लवण अनुपस्थित होता है। अगला सवाल, ऐसे दो पादपों के नाम लिखिए जिनमें रंध्र रात्रि में खुलते हैं। ऐसे दो पादपों के नाम लिखिए जिनमें रंध्र रात्रि को खुलते हैं। रंध्र क्या होते हैं, रात्रि को खुलते हैं। ऐसे रंध्रों को कहते हैं तिमिर सक्रिय रंध्र। सवाल आता है तिमिर सक्रिय रंध्र क्या है, तिमिर सक्रिय रंध्र क्या है। तो तिमिर सक्रिय रंध्र मतलब, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा या रात। ऐसे रंध्र जो रात को खुलते हैं, ऐसे रंध्र जो रात को खुलते हैं और दिन को बंद रहते हैं, दिन को क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, उन्हें कहते हैं तिमिर सक्रिय रंध्र। ऐसे रंध्र जो रात्रि को खुलते हैं उन पादपों के नाम आपको बताने हैं। नाम है नागफनी है, अगेव है। क्या है, नागफनी हो गया, अगेव हो गया, मासल पादप है जिनमें केम साइकिल होता है। ठीक है, नागफनी है, अगेव है। अगला सवाल आपके सामने, हिल अभिक्रिया के 3 उत्पाद बताइए। हिल अभिक्रिया के 3 उत्पाद। हिल अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया को कहते हैं। हिल अभिक्रिया के उत्पाद के नाम बताइए। हिल अभिक्रिया में क्या बनता है। हिल अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद बताइए। प्रकाशिक अभिक्रिया का पहला उत्पाद होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है एटीपी और तीसरा होता है NADPH2। NADPH2। ठीक है, अगला सवाल अपने सामने है, C3 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही। C3 पौधों में प्रथम CO2 ग्राही, प्रथम CO2 ग्राही तो RUBP। क्या है, RUBP। ठीक है, फिर अगला है C4 पादपों में, C4 पौधों में प्रथम CO2 ग्राही। प्रथम CO2 ग्राही कौन है,
पेप कौन है? पेप है, ये ध्यान रखना, फास्फोइनोल पायरुवेट। खेम चक्र किन पौधों में होता है? खेम चक्र किन पौधों में होता है? तो इसका एग्जाम्पल सेम आएगा, नागफनी अगेव, नागफनी अगेव। ऐसा सवाल आ सकता है, खेम चक्र क्रूसिलिएरियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रूसिलिएरियन एसिड मेटाबॉलिज्म कौन से पादपों में होता है? नागफनी अगेव। क्या है? नागफनी अगेव है। अगला सवाल है, लाल पतन क्या है? रेड ड्रॉप क्या है? अगला क्वेश्चन है, रेड ड्रॉप, लाल पतन क्या है? रेड ड्रॉप क्या है? लाल पतन क्या है? ये पर्ण है, इस पर्ण के ऊपर 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण गिराई। इस पर्ण के ऊपर लाल तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण गिराई, 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण गिराई। प्रकाश संश्लेषण रुक गया, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गया, प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आ गई? गिरावट आ गई। इसको कहते हैं लाल पतन। छोटी सी बात है, लाल पतन क्या है? पर्ण पर एक वर्णी, पर्ण पर एक वर्णी दूरस्थ लाल प्रकाश, पर्ण पर एक वर्णी दूरस्थ लाल तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश, पर्ण पर एक वर्णी दूरस्थ लाल तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश गिराया गया, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गई, इसको कहते हैं लाल पतन। छोटी सी परिभाषा है, ये पर्ण है, पर्ण के ऊपर एक वर्णी, एक वर्णी का मतलब एक रंग, कौन सा रंग है? दूरस्थ लाल तरंगदैर्ध्य, यानी 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण गिराई, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गई। तो अगला सवाल है, इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव क्या है? इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव क्या है? इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव क्या है? पर्ण के ऊपर 680 के साथ में 650 नैनोमीटर विकिरण गिराई, 680 गिराई और साथ 650 भी गिराई, प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ गई, प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ गई, प्रकाश संश्लेषण की दर कितने गुना बढ़ गई? 2 से 3 गुना बढ़ गई। इसको कहते हैं इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव। इसका कारण ये है कि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम आता है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों काम आते हैं। यानी जब ये 680 और 650 दोनों विकिरण गिराई तो फोटो सिस्टम दोनों काम आए और प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ी, ठीक है। और इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम आया केवल, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गई, इसको कहते हैं लाल पतन। इमर्शन वर्गीकरण का प्रभाव क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ना। अब अगला सवाल है, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है? और C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना है। पर्णहरित कौन सा ऐसा वर्णक है, कौन सा ऐसा वर्णक है जो सर्वात्रिक वर्णक है, कौन सा ऐसा वर्णक है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वात्रिक वर्णक है तो क्लोरोफिल ए, उत्तर क्या होगा? क्लोरोफिल ए, उत्तर होगा पर्णहरित ए। क्या होगा? पर्णहरित ए सर्वात्रिक वर्णक है। और पर्णहरित बी सहायक है, पर्णहरित बी क्या है? सहायक वर्णक है, पर्णहरित बी सहायक वर्णक है। और सर्वात्रिक वर्णक कौन सा है? पर्णहरित ए। कौन सा है? पर्णहरित ए है। आप लोग प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, क्या है कुछ प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, रिपीट जो होते हैं आपको याद हो जाएंगे साथ साथ में पक्के। प्रकाश संश्लेषण के सहयोगी वर्णक कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के सहयोगी वर्णक कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के सहयोगी वर्णक कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण में सहयोगी वर्णक कौन से होते हैं? सहयोगी वर्णक कौन से होते हैं? बताओ बच्चों, कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? उत्तर है फाइकोबिलिन्स। क्या है? फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स। उत्तर है फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स, ये सहायक वर्णक का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन। जीव मंडल में, ये सवाल आ रखा है नीट के अंदर, जीव मंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक
पाया जाने वाला प्रोटीन, सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? उत्तर है रूबिस्को। क्या है? रूबिस्को। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, रूबिस्को। क्या है? रूबिस्को एंजाइम है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, राइबोलोज राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसका पूरा नाम है। रूबिस्को का पूरा नाम भी पूछा जाता है। फिर अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण एक नष्टकारी, प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, क्यों? प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, क्यों? प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, क्यों? तो आपको बताना है प्रकाश श्वसन नष्टकारी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा नहीं बनती है। इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखना है। क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। अगला सवाल है, अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? अनोक्सी श्वसन में, अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? उत्तर है 2 एटीपी। क्या है? 2 एटीपी। अगला सवाल है, जीवद्रव्य श्वसन में क्रिया दर कौन है? पहले मैंने बता रखा है, बताओ बच्चों, जीवद्रव्य श्वसन में क्रिया दर का नाम, जीवद्रव्य श्वसन में क्रिया दर का नाम बताओ, जीवद्रव्य श्वसन में क्रिया दर का नाम बताओ। उत्तर है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। क्या है? अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 एटीपी। कितने एटीपी? 2 एटीपी का। कितने एटीपी का? 2 एटीपी का। पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कहां होता है? पायरुविक अम्ल से, पायरुविक अम्ल से, पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कहां होता है? पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कहां होता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? कोशिका के कोशिका द्रव में, कोशिका के कोशिका द्रव में। कहां होता है? कोशिका के कोशिका द्रव में होता है। योजक कड़ी का नाम क्या है? योजक कड़ी का नाम आपसे पूछा गया, योजक कड़ी का नाम बताओ। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। 5 सहकारक जो योजक कड़ी के निर्माण में काम आते हैं, 5 सहकारक के नाम बताओ। 5 सहकारक के नाम बताओ, 5 सहकारक के नाम बताओ जो योजक कड़ी में काम आते हैं। बताओ बच्चों क्या होगा? पहला है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, दूसरा है लिपोइक एसिड,
तीसरा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, चौथा है मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम, और पांचवा NADP, क्या है NAD। तो ये 5 सहकारक है जो काम आते हैं योजक कड़ी के निर्माण में। थाइमीन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम और NAD, क्या है 5 सहकारक ये हो गए। अगला सवाल है योजक कड़ी में कुल कितने एटीपी बनते हैं, 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 कुल कितने एटीपी बनते हैं। तो आपको बताना है 6 एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी, 6 एटीपी बनते हैं योजक कड़ी में। अगला सवाल है क्रेब्स चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, 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 बताओ बच्चों क्या है, सिट्रिक एसिड, क्या है सिट्रिक एसिड, क्या है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो सिट्रिक अम्ल बनता है। अगला सवाल है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, 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 बताओ बच्चों क्या है, पायरुविक अम्ल, क्या है पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से पेशियों में क्या बनता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से मांसपेशियों में क्या बनता है, ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से मांसपेशियों में क्या बनता है। ठीक है बच्चों, आप लोग उत्तर बताओगे लैक्टिक अम्ल, क्या बनता है लैक्टिक अम्ल, किण्वन आपने पढ़ा है। मांसपेशियों में थकान क्यों आती है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती हम जल्दी जल्दी कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में क्या इकट्ठा होता है, लैक्टिक अम्ल, क्या होता है लैक्टिक अम्ल। तो सवाल है ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से मांसपेशियों में क्या बनता है, तो उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। पेशियों में थकान क्यों आती है, तो भी उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितने एटीपी बनते हैं। अगला सवाल है ग्लूकोज के एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु, ग्लूकोज का जो एक अणु है, ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से, ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितने एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं। तो आपको बताना है ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से 2 एटीपी बनते हैं। ध्यान रखना बच्चों, उत्तर होगा 2 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम बताओ, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एटीपी कितने किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है, 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है। एक एटीपी में कितने फॉस्फेट बंद होते हैं, 3 फॉस्फेट बंद होते हैं। कितने होते हैं, 3 फॉस्फेट बंद पाए जाते हैं, 1, 2 और 3। एटीपी की खोज किसने की थी, कॉर्ल लेहमैन ने। किसने की थी, कॉर्ल लेहमैन ने। ये ध्यान रखना, एटीपी का खोज करता था। अगला सवाल है, अब थोड़े बड़े बड़े सवाल है, वो आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। C3 और C4 चक्र में पर 4 अंतर बताओ। ये सवाल आते हैं, C4 और C3 चक्र में 4 अंतर बताओ। रेड ड्रॉप इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में 4 अंतर बताओ। ठीक है, तो कुछ सवाल बड़े भी हैं इसमें, अच्छे अच्छे सवाल हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण पूछा है कि प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण बताओ। प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण, प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण, प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण क्या है। प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण है इंडोल एसिटिक एसिड। कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण बताओ या संश्लेषित ऑक्सीजन के उदाहरण बताओ। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन ब्यूटारिक एसिड। ठीक है,
इसी तरह से इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नाम याद रखने हैं। 2,4-D का पूरा नाम पूछा जाता है। 2,4-D का पूरा नाम बताओ। 2,4-डाइक्लोरो 2,4-डाइक्लोरो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4,5-T का भी पूरा नाम पूछा जाता है। ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला सवाल है, प्राकृतिक ऑक्सीन पादप के किस भाग में निर्मित होते हैं? प्राकृतिक ऑक्सीन पादप के किस भाग में निर्मित होते हैं? प्राकृतिक ऑक्सीन पादप के किस भाग में निर्मित होते हैं? प्राकृतिक ऑक्सीन पादप के किस भाग में निर्मित होते हैं? तो आपको बताना है, ये निर्मित होते हैं शीर्ष द्विबीजोत्तकीय में। किसमें होते हैं? शीर्ष द्विबीजोत्तकीय में। उत्तर है शीर्ष द्विबीजोत्तकीय में निर्मित होते हैं। कहां निर्मित होते हैं? शीर्ष द्विबीजोत्तकीय में। इंडोल एसिटिक एसिड, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण के लिए कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है और कौन सी धातु आवश्यक है? इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण के लिए कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है? कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है और कौन सी धातु आवश्यक है? अमीनो अम्ल का नाम है ट्रिप्टोफैन। क्या है? ट्रिप्टोफैन। और धातु का नाम है जिंक। क्या है? जिंक है। ये ध्यान रखना अपने को। बच्चों, ये सवाल चल रहे हैं अभी, तो सवाल अपन लगभग 60 सवाल के पास पहुंचे हैं। इसमें 140 के आसपास सवाल है। आप लोग सवाल को ध्यान से सुनोगे तो आपको क्या है कि प्रश्न उत्तर कर लोगे तो खूब है। संश्लेषित ऑक्सीन के नाम मैंने बता ही दिए आपको। संश्लेषित ऑक्सीन के नाम लिखो। तो संश्लेषित ऑक्सीन का नाम है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो बताना है ऑक्सीन। क्या बताना है? ऑक्सीन। तो मेहंदी और जो चना होता है उसकी बाढ़ को, खेत की बाढ़ को चौड़ी करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? मेहंदी और चना होता है, इसके शीर्ष भाग को काट देते हैं तो पार्श्व भाग की वृद्धि अधिक होती है। यानी शीर्ष प्रभाविता है, उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। सवाल आता है, किसान खेत की बाढ़ की चौड़ी करने के लिए किसका उपयोग करता है? शीर्ष भाग को काटता है। जड़ों के आरंभन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? जड़ों के हार्मोन के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड। जड़ों के हार्मोन के लिए कुछ पौधों की खेती अपन कर्तन विधि से काटते हैं। उसमें पौधे का कोई भाग उसको काटते हैं, काट कर पहले इंडोल ब्यूटारिक एसिड में लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको जमीन में लगाते हैं। जड़ों का आरंभन आसानी से होता है। अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन फल का निर्माण होना। अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीन और जिब्रेलिन। ज्यादा प्रभावी जिब्रेलिन होता है। ऑक्सीन और जिब्रेलिन। इन फलों में बीज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। बिना निषेचन फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। अगला सवाल है, खरपतवार उन्मूलन के लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, उसके उन्मूलन के लिए खरपतवार क्या होते हैं? अनचाहे पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं। जल और खनिज लवण और ऑक्सीजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और पादप की वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें कहते हैं खरपतवार उन्मूलन के लिए किसका उपयोग करते हैं? 2,4-D के लिए। किसका? 2,4,5-T का खरपतवार उन्मूलन के लिए। अब घास का उन्मूलन करना होता है। छोटी छोटी घास उग जाती है, उसको हटाना होता है। किसका उपयोग करते हैं? डेलापेन का। किसका? घास का उन्मूलन करने के लिए डेलापेन का पूरा नाम है 2,2-डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। 2,2
डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। डेलापेन का पूरा नाम पूछा जाता है। घास का हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेलापेन का। अगला सवाल है, ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन से कितनी ऊर्जा बनती है? ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन से कितनी ऊर्जा बनती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन से कितनी ऊर्जा बनती है? ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन से, ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन से कितनी ऊर्जा बनती है? आपको बताना 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भीतरी झिल्ली में एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में ऑक्सीसोम कणों में एटीपी का निर्माण होता है। अब है कीमोऑस्मेटिक सिद्धांत किसने दिया? कीमोऑस्मेटिक। अगला क्वेश्चन है कीमोऑस्मेटिक, केमियोऑस्मेटिक सिद्धांत किसने दिया? केमियोऑस्मेटिक सिद्धांत किसने दिया? पीटर मिशेल ने। किसने दिया? पीटर मिशेल ने। किसने दिया? पीटर मिशेल। पीटर मिशेल ने दिया कीमोऑस्मेटिक सिद्धांत। अंकुरित अरंडी के बीजों का श्वसन गुणांक कितना होता है? अंकुरित अरंडी, अंकुरित अरंडी, अंकुरित अरंडी के बीजों का श्वसन गुणांक कितना होता है? अंकुरित अरंडी के बीजों का श्वसन गुणांक कितना होता है बच्चों? ये सब श्वसन गुणांक में मैंने पढ़ा रखा है, बताओ। तो आपको बताना है 1 से कम। क्या होता है? 1 से कम, क्योंकि उसमें वसा आधारित पदार्थ है। क्या है? वसा आधारित पदार्थ। और वसा का श्वसन गुणांक आपको पता है 0.7 होता है। कितना होता है? 0.7। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की परिभाषा, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की परिभाषा, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की परिभाषा, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की परिभाषा क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना। अगला सवाल है, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं? 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 ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है हरित लवक में। कहाँ होता है? और ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन का नाम बताओ, स्ट्रेस हार्मोन का नाम बताओ। एबीए। क्या है? एबीए। एबीए को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एफसीसी। नेप्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग बताओ, नेप्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग बताओ। आलू में कंद संग्रहित करने के लिए, आलू के कंद को 3 वर्षों तक संग्रहित करने के लिए, आलू के कंद को 3 वर्षों तक संग्रहित करने के लिए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन है? इथाइलिन। कौन सा है? इथाइलिन। इथाफोन क्या है? इथाफोन आपको बताना इथाइलिन का रूप है। क्या है? जिससे इथाइलिन प्राप्त होता है। ये फलों को पकाने में काम आता है, फलों को पकाने में काम आता है इथाफोन। ऐसा कौन सा हार्मोन जो फलों को पकाने में काम आता है? इथाइलिन। और इसका एक रूप है इथेफोन जो फलों को पकाने में काम आता है। तीन चैप्टर है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और पादप वृद्धि। तो पादप वृद्धि में केवल हार्मोन ही बचे हैं आपके शेष, बाकी सब हटा दिया गया है। 5 नंबर की इकाई है क्लाइमोट्रिक फल किसे कहते हैं?
क्लाइमैक्टोरिक फल किसे कहते हैं? क्लाइमैक्टोरिक फल किसे कहते हैं? तो आपको बताना है ऐसे फल जो पकने के समय इथाइलिन उत्पन्न करते हैं, ऐसे फल जो पकने के समय इथाइलिन उत्पन्न करते हैं, ऐसे फल जो पकने के समय इथाइलिन उत्पन्न करते हैं, ऐसे फल जो पकने के समय इथाइलिन उत्पन्न करते हैं। अगला सवाल है बोल्टकरण क्या है? बोल्टकरण क्या है? बोल्टकरण क्या है? तो आपको बताना है दीर्घित पर्ण रहित पर्ण को दीर्घित पर्ण रहित पर्व को बोल्ट कहते हैं। दीर्घित पर्ण रहित पर्ण को, यानी पर्व है एक जिसके ऊपर पर्ण नहीं लगे हुए हैं, दीर्घित पर्ण रहित पर्व को बोल्ट कहते हैं और इसके निर्माण की क्रिया को बोल्टीकरण कहते हैं। अगला सवाल है बेवकूफ नवोदित किसके कारण उत्पन्न होता है? बेवकूफ नवोदित किसके कारण उत्पन्न होता है? उत्पन्न है जिब्रेल्ला फ्यूजिकुरई कवक के कारण। जिब्रेल्ला फ्यूजिकुरई कवक के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। जिब्रेल्ला फ्यूजिकुरई कवक के कारण उत्पन्न होती है जिसका नाम होता है बेवकूफ नवोदित। अगला सवाल है जियाटिन है। जियाटिन क्या है? जियाटिन आपको बताना है साइटोकाइनिन का ही नाम है। ये मक्के के भ्रूणपोष से प्राप्त होता है। ये मक्के के भ्रूणपोष से प्राप्त होता है। ये साइटोकाइनिन का नाम है। ऑक्सीन की खोज किसने की? डार्विन ने। ऑक्सीन की खोज सबसे पहले डार्विन ने की। किसने की? ऑक्सीन के बारे में सबसे पहले डार्विन ने बताया। शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑक्सीन। शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑक्सीन। शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑक्सीन। कौन उत्तरदायी है? ऑक्सीन। रिचमंड लैग प्रभाव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। यानी कि इसमें क्या होती है? जीर्णता देरी से उत्पन्न होती है। इस प्रभाव में इसमें जो पदार्थ होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वो धीरे धीरे अपघटित होते हैं। तो रिचमंड लैग प्रभाव के लिए साइटोकाइनिन उत्तरदायी है। उत्तक संवर्धन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तक संवर्धन के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तक संवर्धन के लिए साइटोकाइनिन ऑक्सीन की आवश्यकता होती है। उत्तक संवर्धन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? साइटोकाइनिन ऑक्सीन की। किसकी आवश्यकता होती है? साइटोकाइनिन ऑक्सीन की। कोशिका विभाजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? साइटोकाइनिन की। कोशिका विभाजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? साइटोकाइनिन की। कोशिका विभाजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? साइटोकाइनिन की। कोशिका दीर्घीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका दीर्घीकरण के लिए आपको बताना है ऑक्सीन की। किसकी? ऑक्सीन की। किसकी? अगर कोशिका को आकार बड़ा करना है तो ऑक्सीन। ये छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं, ये पादप हार्मोन के सवाल है। कोई भी सवाल आ सकता है इसमें से, कोई भी कार्य, आपको कार्य कंठस्थ याद होने चाहिए पादप हार्मोन के। अगला सवाल है आनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आनिषेक फलन के लिए तो आपको बताना ऑक्सीन, जिब्रेलिन। कौन सा है? ऑक्सीन और जिब्रेलिन है। कौन सा है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन है। अगला सवाल है वर्दी अवरोधक हार्मोन का नाम बताओ। वर्दी अवरोधक हार्मोन का नाम बताओ। वर्दी अवरोधक हार्मोन का नाम है ABA, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। पादप कारकी का जनक कौन है? प्लांट फिजियोलॉजी, यानी जो पादप कारकी पढ़ रहे हैं इसका जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। पादप कारकी का जनक कौन है? पादप कारकी का जनक है स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत क्या है? ग्लूकोज। ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है? ग्लूकोज। क्या है? उत्तर है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज।
प्रेरित अनिषेक फलन बिना निषेचन फल का निर्माण होना। अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की? अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की? ब्लैकमैन ने। अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की? ब्लैकमैन ने। अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की? ब्लैकमैन ने। किसने की? ब्लैकमैन ने। CO2 का अपचयन कहाँ होता है? CO2 का अपचयन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? CO2 का अपचयन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। बोल्ट क्या है? बोल्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है, बोल्ट क्या है? बोल्ट तो आपको बताना है दीर्घित पर्ण रहित पर्व का निर्माण। दीर्घित पर्ण रहित पर्व का निर्माण। दीर्घित पर्ण रहित पर्व का निर्माण बोल्ट कहलाता है और इसके निर्माण की क्रिया को बोल्टीकरण। अगला सवाल है, बोल्टीकरण क्या है? बोल्टकरण क्या है? प्राकृतिक रूप से रोजेट स्वभाव को, प्राकृतिक रूप से रोजेट स्वभाव को, जो प्राकृतिक रूप है से रोजेट स्वभाव को, प्राकृतिक रूप से रोजेट स्वभाव को, प्राकृतिक रूप से जो रोजेट होते हैं यानी छोटे पौधे होते हैं, प्राकृतिक रूप से रोजेट स्वभाव को लंबे, जैसे ये पत्ता गोभी देखी होगी आपने कितनी पास पास होती है, प्राकृतिक रूप से रोजेट स्वभाव को लंबे दीर्घित रूप में परिवर्तित होना। परिवर्तित होना, ये रोजेट है, क्या है? ये पास पास में है। इसको किस में बदल दिया? ऐसे लंबा कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे लंबा कर दिया। तो इसको कहते हैं बोल्टकरण। क्या कहते हैं? बोल्टकरण। बीज अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? बीज अंकुरण के लिए, बीजा अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। कौन सा होता है? जिब्रेलिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। बीज अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जिब्रेलिन। अब एक आपने देखा, ये आपके पास कोशिका है। क्या है? कोशिका का गुच्छ है, इसको कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? आविर्भित कोशिकाओं के गुच्छ को कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? आविर्भित कोशिकाओं के गुच्छ को कैलस कहते हैं। आविर्भित कोशिकाओं के गुच्छ को कैलस कहते हैं। पहली कंडीशन, अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन। अगर अधिक साइटोकाइनिन इसके ऊपर छिड़केंगे, अधिक साइटोकाइनिन छिड़केंगे और कम ऑक्सीन छिड़केंगे, क्या बनेगा? अधिक साइटोकाइनिन छिड़केंगे, कम ऑक्सीन छिड़केंगे, क्या बनेगा? अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, परो बनेगा। क्या बनेगा? केवल परो बनेगा। इस तरह से परो बन जाएगा। दूसरा है कम साइटोकाइनिन अधिक ऑक्सीन। कम साइटोकाइनिन, ये कंडीशन है। अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, परो। कम साइटोकाइनिन अधिक ऑक्सीन, अधिक ऑक्सीन, क्या बनेगा? जड़ें। क्या बनेगी? जड़ें बनेगी। केवल जड़ें बनेगी, केवल जड़ें बनेगी। तीसरा है मध्यम साइटोकाइनिन मध्यम ऑक्सीन। मध्यम साइटोकाइनिन मध्यम ऑक्सीन, मध्यम साइटोकाइनिन मध्यम ऑक्सीन, जड़ें और परो दोनों बनेगी। जड़ों और परो दोनों बनेगी। अगला सवाल है, मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, क्या बनेगा? केवल कैलस बनेगा। केवल कैलस बनेगा। ठीक है, ये सवाल आ रखा है 2 नंबर का, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। ऐसे ये कैलस है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैलस है। इस कैलस के ऊपर मध्यम साइटोकाइनिन और मध्यम ऑक्सीन छिड़का, परो भी बनेगी, जड़ें भी बनेगी। इस कैलस के ऊपर अधिक साइटोकाइनिन छिड़का, कम ऑक्सीन, केवल परो बनेगा। इसके ऊपर क्या किया? कम साइटोकाइनिन अधिक ऑक्सीन, केवल जड़ें बनी। क्या बनी? केवल जड़ें। मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, तो केवल कैलस बन के रह जाएगा। केवल क्या रह जाएगा? कैलस बन के रह जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये चारों कंडीशन अलग अलग है। अगला सवाल है, रिचमोंड लैग प्रभाव क्या है? रिचमोंड लैग प्रभाव क्या है?
या अपन कहते हैं जीर्णता विलंब क्या है, जीर्णता विलंब क्या है, जीर्णता विलंब क्या है। तो आपको बताते हैं रिचमोंड लैग प्रभाव क्या है। पादपों में क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है, वो जीर्णता को रोकता है, बुढ़ापा रोकता है। साइटोकाइनिन का काम होता है जीर्णता रोकना, साइटोकाइनिन का काम होता है ये कोशिका विभाजन करेगा और जीर्णता रोकेगा। साइटोकाइनिन का काम होता है जीर्णता को रोकना। कैसे रोकता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ये किसको प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, नई कोशिकाएं बनाता है। अब अपन कहते हैं जीर्णता से पूर्व पत्तियां हैं, इन पत्तियों के अंदर जैसे ये प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब क्या होते हैं, नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, इनका विघटन प्रारंभ हो जाता है। जीर्णता होने से पहले ये जैसे प्रोटीन है, ये जैसे न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब विघटित होने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब क्या होते हैं, विघटित होने शुरू हो जाते हैं। पर्णरहित है, ये सब विघटित होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने इसके ऊपर क्या किया, अपन ने इसके ऊपर साइटोकाइनिन छिड़का, इनका विघटन कम होना शुरू हो गया। इनका विघटन क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। कम होना शुरू होते ही अपन कहते हैं कि इस प्रभाव को कहा जाता है जीर्णता विलंब प्रभाव या रिचमोंड लैग प्रभाव। तो रिचमोंड लैग प्रभाव क्या है, आप बताओगे। साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है, यानी कोशिका बनाता नहीं। कैसे, ये क्या करता है, कोशिका के अंदर जो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पर्णरहित इनका विघटन होता है, उस विघटन को ये क्या करता है, कम कर देता है। इसको कहा जाता है रिचमोंड लैग प्रभाव। इथाफोन का पूरा नाम बताओ, इथेफोन का पूरा नाम बताओ। इथेफोन है, उसका पूरा नाम बताओ। तो आपको बताना है इसका नाम होता है 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड। 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक अम्ल, 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक अम्ल, 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक अम्ल। ये इथाइलिन उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है, इथाइलिन, और ये फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, अगला सवाल है क्लाइमेट्रिक फल क्या है। तो क्लाइमेट्रिक फल क्या है, तो ऐसे फल जो पकने से पूर्व इथाइलिन उत्पन्न करते हैं। श्वसन गुणांक का मापन किसके द्वारा किया जाता है, श्वसन गुणांक का मापन किसके द्वारा किया जाता है, श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है गैनांक श्वसन मापी। किसके द्वारा, गैनांक श्वसन मापी के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है। अब एक आपको बताते हैं किसका कितना श्वसन गुणांक है, कोई भी सवाल आ सकता है इसमें से। ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। वसा का श्वसन गुणांक 0.7 होता है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.79 होता है। 0.79 यानी 0.7 से लगभग 0.9 के बीच होता है। फिर उसके बाद अगला है मैलिक अम्ल का कितना होता है। मैलिक अम्ल का 1.33 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का कितना होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का 4 होता है। ठीक है, ये श्वसन गुणांक याद रखना अलग अलग, किसी का भी पूछा जा सकता है। अनऑक्सी श्वसन का कितना होता है, अनऑक्सी श्वसन का कितना होता है, अनंत होता है। अगला सवाल आता है कि आप अंकुरित होते हुए बीजों का कितना होता है, अंकुरित होते हुए बीजों का कितना होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। फिर उसके बाद मांसलोद्भित पौधों का श्वसन गुणांक कितना होता है, मांसलोद्भित पौधों का श्वसन गुणांक 0 होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। मांसलोद्भित पादपों का श्वसन गुणांक 0 होता है। ये सब अलग अलग याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1, वसा का श्वसन गुणांक 0.7, प्रोटीन का 0.79 से 0.79 यानी 0.7 से 0.9 के बीच, मैलिक अम्ल का 1.33, ऑक्जेलिक अम्ल का 4, अनऑक्सी का अनंत, अंकुरित होते हुए बीजों का 1 से कम, मांसलोदित पादपों का 0। अगला सवाल है एंटरनर ड्यूरोपथ
है उसको सर्वप्रथम जो एंटरनर ड्यूडोरॉफ पथ है उसका अध्ययन सर्वप्रथम कौन से जीवों में किया गया? स्यूडोमोनास जीवाणुओं में। किसमें किया गया? स्यूडोमोनास जीवाणुओं में। किसमें किया गया? स्यूडोमोनास जीवाणुओं में इस पथ का अध्ययन किया गया। श्वसन एक एम्फीबोलिक क्रिया है। श्वसन एक कैसी है? श्वसन एक एम्फीबोलिक क्रिया है, यानी इसमें कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों रिएक्शंस होती हैं। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ कहां होता है? या पीपीपी कहां होता है? कोशिका दर में। कहां होता है? कोशिका दर में होता है। कहां होता है? कोशिका दर में। इसमें 36 एटीपी बनते हैं। बुकनर ने हिस्ट कोशिका से कौन सा एंजाइम पृथक किया? बुकनर ने हिस्ट कोशिका से कौन सा एंजाइम पृथक किया? बुकनर ने हिस्ट कोशिका से कौन सा एंजाइम पृथक किया? बुकनर ने हिस्ट कोशिका से कौन सा एंजाइम पृथक किया? कौन सा एंजाइम पृथक किया? उत्तर बताना है जाइमेज। क्या बताना है? जाइमेज। क्या बताना है? जाइमेज। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? ये सवाल कई बार आ रखा है। ईटीएस में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? ईटीएस में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ऑक्सीजन। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। अगला सवाल है साइटोक्रोम। ऐसे ईटीएस में दो चलवाहक के नाम बताओ। ईटीएस में चलवाहक प्रोटीन के नाम बताओ। ईटीएस में चलवाहक प्रोटीन के नाम बताओ। तो आपको बताना है यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी। यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी ये दोनों चलवाहक प्रोटीन होते हैं। ये अपनी स्थिति बदलते हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं। क्रेब्स चक्र का क्या महत्व है? क्रेब्स चक्र का क्या महत्व है? क्रेब्स चक्र का पहला महत्व है एटीपी का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। दूसरा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो पर्णहरित का पूर्वगामी है। क्या है? पर्णहरित संश्लेषण का प्रारंभिक अणु है। क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं? अगला सवाल है क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं? बच्चों बताओ, क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक अम्ल बनता है। क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा? सिट्रिक अम्ल। इसलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं। ठीक है। पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण को क्या कहते हैं? पायरुविक अम्ल से, जो पायरुविक अम्ल है उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी चक्र बी क्यों कहते हैं? जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी चक्र बी क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, एमंडन, मेयरऑफ और पार्टनर्स ने। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? सवाल है क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बच्चों बताओ, होती है नहीं होती है? तो आपको बताना नहीं। जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद का नाम बताओ बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद का नाम बताओ। ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद का नाम क्या होता है? लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक अम्ल। क्या है? पायरुविक अम्ल। अगला सवाल है जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए कौन सा आयन चाहिए? जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? उत्तर है मैग्नीज क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। मैग्नीज क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन की आवश्यकता होती है।
अब मैं आपको थोड़े और सवाल बता देता हूँ, क्या क्या सवाल कोई बचे हुए हैं। क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं? क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं? ये सवाल भी आ रखा है, क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं? तो क्वांटम लब्धि का मतलब है अवशोषित प्रकाश की प्रति घंटा क्वांटम में विमोचित ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, यानी अवशोषित प्रकाश, अवशोषित प्रकाश, जितना प्रकाश अवशोषित करता है, अवशोषित प्रकाश की प्रति घंटा क्वांटा, की प्रति घंटा क्वांटा में विमोचित, क्वांटा में विमोचित अवशोषित प्रकाश की प्रति घंटा क्वांटा में विमोचित ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, यानी प्रति घंटा प्रकाश कितना अवशोषित होता है और कितने ऑक्सीजन अणु मुक्त होते हैं, उसकी संख्या को कहते हैं क्वांटम लब्धि। क्या कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ होती है? अगला सवाल है, किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन है सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना। विभिन्न सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना किण्वन कहलाता है। सवाल आता है, किण्वन किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना किण्वन कहलाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बनाना। किण्वन क्या है? सवाल है, किण्वन क्या है? तो किण्वन का मतलब है सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना। सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे ब्रेड। क्या है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे ब्रेड, जैसे अल्कोहल, जैसे विनेगर, ठीक है, ये सब। अगला सवाल है, सोलराइजेशन क्या है? सोलराइजेशन, सोलराइजेशन क्या है? सोलराइजेशन का मतलब है अत्यधिक तीव्र प्रकाश में पर्णहरित का प्रकाशीय ऑक्सीकरण होने लगता है। अत्यधिक तीव्र प्रकाश में, अत्यधिक तीव्र प्रकाश में पर्णहरित का ऑक्सीकरण होने लगता है। पर्णहरित का ऑक्सीकरण होने लगता है। पर्णहरित का ऑक्सीकरण होने लगता है। इस स्थिति को सोलराइजेशन कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण अत्यधिक गिर जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण अत्यधिक गिर जाता है। प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? पहला है परऑक्सीसोम, पहला है परऑक्सीसोम, पहला है परऑक्सीसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है हरित लवक। तीसरा है हरित लवक। याद रखना बच्चों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये आ रखा नीट के अंदर क्वेश्चन और बाहरी बोर्ड में भी आ रखा। प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। प्रकाश श्वसन को C2 चक्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट बनता है। प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है? ग्लाइकोलेट। क्या बनता है? ग्लाइकोलेट बनता है। इसको डेकन टियो चक्र भी कहते हैं, क्योंकि डेकन टियो ने इसकी खोज की थी। अब मैं आपको बड़े बड़े सवाल लिखा देता हूं। C3 और C4 चक्र में अंतर। मैं आपको 5 से बड़े सवाल बताता हूं, वो आप याद कर लेना बच्चों। उसमें से आपको मिल जाएंगे। बड़ा सवाल आएगा एक इसमें से। केल्विन बेंसन चक्र किसी ने याद किया है? किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, सर हमको केल्विन बेंसन चक्र भी याद है, इतना बड़ा चक्र है जो।
पहला सवाल, बड़े सवाल में लिख देता हूं साफ साफ, C3 और C4 चक्र में 4 अंतर। अगला सवाल है, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण में 4 अंतर। चक्रीय अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में 4 अंतर। अगला सवाल है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में 2 अंतर। इसमें 2 अंतर ही आएंगे। ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में 4 अंतर। ऑक्सी अनऑक्सी में 4 अंतर। श्वसन और किण्वन में 4 अंतर। श्वसन और किण्वन में 4 अंतर। ग्लाइकोलाइसिस चक्र पूरा आ सकता है 4 नंबर का ग्लाइकोलाइसिस चक्र। प्रकाश श्वसन, केल्विन बेंसन चक्र, क्रेब्स चक्र पिछली साल आया था और C4 चक्र पिछली साल आया था। किण्वन से आप क्या समझते हैं? किण्वन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के किण्वन को समझाइए। विभिन्न प्रकार के किण्वन को समझाइए। तो ये आ सकते हैं सवाल छोटे छोटे। रेड ड्रॉप इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव को समझाओ। रेड ड्रॉप इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव को समझाओ। अगला आ सकता है प्रकाशिक अभिक्रिया। चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण का वर्णन। ये सवाल याद करने बच्चों, ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे बता दिया, आप लोग याद करो। और ये सारे सवाल हो गए हैं। इसमें ये सवाल याद कर लोगे, आपको लगभग तीनों चैप्टर पूरे हो जाएंगे याद। थैंक यू बच्चों।